जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध की जिसकी चर्चा प्राय कम सुनने को मिलती है। आप जब कोई युद्ध जीत जाते हैं तो उसकी खूब चर्चा होती है और ऐसे युद्धों पर पिक्चर भी बनी है, टीवी सीरियल भी बने हैं। लेकिन एक ऐसा युद्ध जिसको हार की संज्ञा दी गई, लेकिन विस्तार से जानने के बाद पता चला कि कितने भयावह, विषम और कठिन परिस्थितियों के बीच वह खूनी जंग हमारे जवानों ने कैसे लड़ी और देश हित में अपने प्राणों की आहुति दी। साथियों, दुश्मन की संख्या 3 गुना से भी ज्यादा थी, फिर भी उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। आज मैं आपके साथ उस युद्ध की चर्चा कर रहा हूं जो 1971 में छम सेक्टर के अंदर लड़ा गया। आज हमारे बीच मेजर MP शर्मा साहब हैं, जिन्होंने उस युद्ध में फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर्स की भूमिका निभाई और इन्फेंट्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तोप खाने का वो प्रहार किया जिससे दुश्मन के पैर उखड़ गए और उसकी बहुत सारी कैजुअल्टियां हुई और दुश्मन हतोत्साहित होकर लौटने पर मजबूर हुआ। अन्यथा आज सुंदरबनी और राजौरी भारत का हिस्सा नहीं होती और ऐसी स्थिति में हमारे जवानों को जम्मू से मदद भी नहीं मिल पाती। साथियों, अगर हम 1971 के छम युद्ध को हार की जीत कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दिस वाज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द छम बैटल। और साथियों, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि छम युद्ध वाज द टफेस्ट बैटल। तो आइए अब मेजर शर्मा साहब की जुबानी सुनते हैं छम युद्ध की पूरी कहानी। सर, सैनिक वेलफेयर न्यूज परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर, आपको कब और कैसे पता चला कि 71 का युद्ध होने जा रहा है और आप उसमें भाग लेंगे? साहब, मेरी जो पलटन थी उस टाइम पर 86 लाइट रेजिमेंट पैक एनिमल होल्डिंग यूनिट, पहले पैक रेजिमेंट में थी और उस टाइम और हम लोग पठानकोट में हमारी रेजिमेंट थी। एयर जो पठानकोट एयर बेस है उसके अपोजिट जो चक्की रिवर है और चक्की बैंड है, वहाँ पर हमारी रेजिमेंट थी। और काफ़ी उस टाइम पर एनिमल्स थे और धीरे धीरे टोड होना शुरू हो गया था। जो बांग्लादेश में डेवलपमेंट हो रहा था उससे सबको इंडिकेशन मिल रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगी और उस हिसाब से तैयारी चल रही थी। तो पठानकोट में हमारी जो रेजिमेंट है लड़ाई से तकरीबन 1 महीना पहले टोड बन गई, 86 लाइट रेजिमेंट टोड। और हमको अच्छी तरह याद है कि 16 अक्टूबर 1971 हमारी जो रेजिमेंट है पीस लोकेशन दैट इज पठानकोट, वहाँ से हम लोग मूव किए थे शाम को 4:30 बजे। एक बात जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि जवानों को ऑप्शन दिया गया कि आप लोग अपने घर से बुला करके अपने फैमिली को यहाँ से हटा लीजिए, घर ले जाइए, क्योंकि हो सकता है क्योंकि एयरबेस वहीं पर है और पाकिस्तानी शेलिंग होगा और कोई कैजुअल्टी जवानों के परिवार की हो सकती है। लेकिन मैं उनको लेडीज को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने बोला कि हम लोग किसी भी सूरत पे अपने घर नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे चाहे मरे या जिंदा रहे। एंड इट वॉज अ ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ अस। तो फैमिली वहीं पर ठहर गई। शाम को 4:30 बजे हमारे रेजिमेंट मूव किया ऑफ लोकेशन के लिए और ऑफ लोकेशन था छम सेक्टर। एक रेजिमेंट में, आर्टिलरी रेजिमेंट में 3 बैटरीज होती हैं और एक बैटरी में 6 गन होती है। हम लोगों के पास 120 ब्रांड मोटर था और मूव किए तो 2 बैटरी जो थी जब छम पहुंची हैं तो स्ट्रेट वे दे वेंट टू देयर ऑफ लोकेशन, दैट इज रोमियो बैटरी वेंट टू केरिया एंड क्विक बैटरी वेंट टू ललियाली और वहाँ पर उनको डिप्लॉय कर दिया गया था।
जो हमारी बैटरी थी 1-to-1 कॉम्बो बैटरी नोन एज पापा बैटरी, जी ये जब आप को क्रॉस करते हैं जम्मू और अखनूर के बीच में, वहाँ पर युवराज करण सिंह नाम का ब्रिज बना हुआ है, उससे जब क्रॉस करके आप अखनूर की तरफ बढ़ते हैं तो एक बीच में एक चढ़ाई शुरू होती है और वहाँ पर ट्विन टेम्पल है राधा कृष्ण का। उस मंदिर के पीछे हमारी बैटरी डिप्लॉयड थी कांग एरिया में, जी और हमारे बैटरी के पीछे ही फॉरवर्ड एमुनिशन डंप था 10 इन्फेंट्री ड्यू का। तो अक्टूबर में हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय हो गए थे, 16 अक्टूबर के बाद में। और 3 महीने तक जो हमारे जीओसी थे, वेरी नाइस पर्सन, वेरी फाइन जनरल एंड थॉरो जेंटलमैन, 3 महीना तक उन्होंने डिव को खूब ट्रेन किया, एक्सरसाइज, सैंड मॉडल डिस्कशंस, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। ही एट दैट टाइम हम लोगों के लिए ऑर्डर ये था कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तान एंड कैप्चर देयर मराला वाटर हेड वर्क्स। और उसके पीछे राज ये था कैप्चर करने के पीछे कि मराला वाटर हेड वर्क जब हम लोगों के हाथ में आ जाएगा तो हम जब चाहें तब पाकिस्तान को फ्लड कर सकते हैं जी और उनकी फोर्सेस आ नहीं पाएंगी एंड दे कैन बी कट ऑफ। ये एक्चुअली एम था और इसी एम को लेकर के डिव को ट्रेन किया गया था। खूब ट्रेनिंग हुई एंड द मोरल ऑफ एवरीबॉडी राइट फ्रॉम ए सोल्जर टू ए जनरल वाज स्काई हाई। बहुत जो ही मिलते थे कि विद दिस प्रॉमिस कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू टीच पाकिस्तान इलेक्शन एंड विल टेक रिवेंज ऑफ 1965 रिवर्सेस इन शम। मतलब भरे बैठे थे कि कैसे मौका मिले Yes, और बस इस बार आर पार कर ही देना है। we were waiting that we should get the order to go in and we go into Pakistan. ट्रेनिंग खूब हुई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन द मंथ ऑफ नवंबर जी टुवर्ड्स द एंड लंगड़ गप चलने लगी कि हम लोग डिफेंसिव होने जा रहे हैं। लंगर गप सबको ही बोलते हैं कि फौज में कभी कभी बहुत सही होती है, कभी कभी अक्सर सही होती है जी और ये जब ये बात चलने लगी तो हम जवानों से, मैं उस टाइम पर यंग कैप्टन था, अबाउट 5 years ऑफ सर्विस, पूछते थे कि तुम लोगों को कहाँ से पता चला है, कहाँ से खबर आई, आर्मी क्वार्टर से किसी का कनेक्शन है क्या? तो बोलते हैं कि नहीं साहब, सुनने में आ रहा है कि हम लोग फिर डिफेंसिव रोल में जा रहे हैं। हम अपने बैटरी कमांडर से पूछे, बैटरी कमांडर ही वाज वेरी फाइन, ही इज नो मोर, रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर गुरचरण सिंह खारा, बोलता है कि डोंट लिसन टू देम एंड टेल देम नॉट टू इंडल्ज इन रूबन बाउंड्री। तो सब जवानों को ऑर्डर ये दिया गया कि नोबडी विल टॉक अबाउट दिस मैटर, दैट वी आर गोइंग टू बिकम डिफेंसिव। और हम अपने जिनके जिसके सपोर्ट में है, ओपी ऑफिसर्स बदलते रहते हैं जी। उनका पलटन बदलता रहता है, तो हर एक पलटन के साथ जाकर के बॉर्डर, राइट टू द बॉर्डर, आई यूज्ड टू गो अप टू द बॉर्डर टू सी द डीएफ्स और जाकर के सीओ से मिलना, कंपनी कमांडर से मिलना और अपने को फेमिलियराइजेशन करना, क्योंकि आप किसी भी पलटन के साथ आपको ओपी ऑफिसर को भेजा जा सकता है सर। तो एक दिन क्या हुआ कि 28 नवंबर को या 27 नवंबर को ये गप बहुत तेज हो गई कि नहीं, वी हैव बिकम डिफेंसिव। मतलब सबको यही बोलने लगा कि वी आर गोइंग टू, वी हैव बिकम डिफेंसिव। और इसको सुन करके जवानों का, ऑफिसर्स का, सबका मोरल बहुत डाउन होने लगा धीरे धीरे कि ये क्या, हम लोग तो ऑफेंसिव ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और इधर डिफेंसिव होने जा रहे हैं, कैसे तैयारी हो पाएगी? एंड फाइनली साहब 2 दिसंबर जी ऑर्डर आ गया कि वी हैव बिकम डिफेंसिव। द मोरल वेंट टू द बूट्स, एवरीबॉडी वाज morose, everybody was looking crestfallen, what is this? And there is hardly any time to prepare for defenses. ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए और डिफेंसिव ऑपरेशन के लिए जो प्रिपरेशन होता है, दोनों अलग अलग बातें होती हैं। अब सब कोई घबरा गया, सब कोई हैरान हो गया कैसे तैयार होंगे, और ऑर्डर फिर राइटिंग में आ गया 2 दिसंबर दैट वी हैव बिकम defensive and prepare our defenses within 3 days or 4 days. That was the order. And
this is hardly any time to prepare defenses of a division. And Pakistan, whatever intelligence report we got, we came to know that Pakistan had amassed a lot of strength and artillery pieces. Whatever for artillery pieces they had in East Pakistan, much more than that was deployed against us by Pakistan in Cham sector. जी So that was also a question of worry. But orders were to prepare our defenses as soon as possible, not before, not later than 4th of December. और सब कोई काम करने लगा. 2 दिसंबर को जो बात हुई, इस आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि इंडियन आर्मी में हमको छोड़ करके किसी को नहीं मालूम है. और हमारे बैटरी कमांडर लेट ब्रिगेडियर गुरचरण सिंह खारा, उनको मालूम था और हमको मालूम था. और हमारे जो 6 जवान जो गाड़ी में गए थे एमुनिशन की गाड़ी में, उनको मालूम था. क्या हुआ कि हमारी जो बैटरी रोमियो बैटरी थी रेजिमेंट की, केरिया में डिप्लॉयड थी. फुटहिल्स ऑफ पॉइंट 707 पिकेट 707 वहाँ पर डिप्लॉयड थी. और जो बैटरी कमांडर थे मेजर गुरुदेव सिंह थे. उन्होंने हमारे बैटरी कमांडर से बात किया, मेजर खारा, कि हमने CRT से बात कर लिया है और हमारे पास हमारे गन एरिया में आप 3 टन एमुनिशन मोटर्स का भिजवा दीजिए. जी ये ऑर्डर मिल गया. तो गुरचरण सिंह खारा ने बैटरी कमांडर ने हमको बोला कि शर्मा, दिस इज द ऑर्डर and you go and to the ammunition dump and get the ammunition drawn, and tomorrow morning these vehicles should be sent by 6 o'clock. और उस टाइम पर पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट हम लोगों को मिल रही थी, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड दैट दे वुड अटैक ऑन 3rd. मैं एमुनिशन डंप में गया. आई माई सेल्फ मेड द इशू वाउचर फॉर एमुनिशन एंड आई गॉट 3 टन्स ऑफ मोटर एमुनिशन. गाड़ी को अपने बैटरी एरिया में खड़ा किया गया. ड्राइवर को ब्रीफ किया गया, को ड्राइवर था उसको ब्रीफ किया गया, रास्ता बताया गया किस रास्ते से आप जाएंगे और केरिया पहुंचेंगे. तो वो इट इज़ अ क्वाइट फर्टाइल लैंड एंड Cham salient is more than half the portion is plain, undulated and sand, and the remaining 1/4, you can say a little less than half, that is a hilly area which is known as Madhyala Hills. So near Madhyala Hills, there was a bridge. That bridge is known as Cham Bridge. Somebody calls it Rakhnur Bridge also. And that was the only route to go to cross Manavar Tavi, river Manavar Tavi, and go to Cham. And there is a post, Deva, now in the hands of Pakistanis. जी So Deva has got very strategic and political significance besides military significance. Matlab, Deva should not fall into the hands of Pakistanis. All out efforts were made. So I briefed the driver. I sent even my MT Haldar that this is the route you will follow and reach Keria and hand over the ammunition to Romeo Battery. Now these my 3 tons, when they reached crossed Cham Bridge and took a right turn along the river जी to go to Keria. In between there is a Suktao Nala. Suktao Nala, it is a rainy season Nala. During winter it remains dry. It originates from Nathua Tibba, the highest feature in that area. And the Nala is quite wide, deep and very well forested. You can hide at least 1 battalion very comfortably in that Nala. When these 3 tons reached Suktao Nala, there was a sentry and he stopped the vehicle to proceed further. And he told the front vehicle driver and co-driver, he will not proceed beyond this point. There is order that no vehicle will go beyond this point. And he insisted, no, I have to go to my battery and hand over the ammunition. These 3 vehicles were fired upon. They were fired upon. And one chap, he sustained injury in his thigh, but it was not a serious injury. And with great difficulty, they turned around the vehicle and came back to battery area
around 3 o'clock, between 3 and 4. And my senior ACS Subedar Ian Shankaran, Saab, he reported this matter to me because I was battery 2IC of my battery. जी When he reported to me, I was shocked. How come this could happen? That our own troops will fire on their own troops. So I inspected the vehicle myself. I saw the bullet marks on the vehicle. I saw the injury of the Jawan. जी And then narrated the story, whatever has happened with them. I was shocked. And I straightway went to my battery commander, Brigadier Gurcharan, late Brigadier Gurcharan Singh Khara, and I told him the whole thing. He was also shocked. And he started asking me, Sharma, how could this happen? Like, sir, this has happened. It is a very serious development. He came and saw the vehicles, talked to the men, they told the same story. And then he said, now you send a message to brigade headquarters and copy to our regiment. The message was sent. Signal was sent जी because there was a total radio silence. So you could not use a radio set ENPRC 25 at that time, even Delta, total radio silence. Whatever you could speak, that was only on PNT line. And just one line was there, and your call will get through after a long time. But through signal, this information was sent to RT Brigade headquarters, and I also know it from Brigadier Gurcharan Singh Khara that it was sent to DIV headquarters. And I kept on insisting to know what has happened on this intelligence input that the three tons carrying RT ammunition, they were fired upon, and our own Johnny has sustained injury. I kept on asking late Major Gurcharan Singh Khara. He said, Sharma, I have also asked them. BM was Major Surya Narayan, our CRT was Brigadier Srinivasan. Nobody gave any satisfactory reply. Everybody kept mum. They thought that nothing has happened. This is our John is. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी Now they are making cock and bull story. They never wanted to go forward, and that's why they are making this story too as an excuse to return to the battery area. I said, sir, I know my men very well, and they will not tell lies. They were South Indian boys. They will not tell lies. It is a fact. And this happened on third itself it happened. Because second I got the order from battery commander. I drew the ammunition, and third in the morning, the vehicles were sent to Kenya. And they could not reach. This hurt me very badly. Like, no, sir, I have got serious apprehension that there is something wrong. And the men also told me that they were wearing Indian uniform. But the way they were talking, they didn't look like Indians. They looked like Pakistanis. In Pakistan, officer is called Huzur. He is not called sir or anything. Huzur. जी 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 And they all had beard. And he said there was nothing to be seen in them to prove that they are Indian troops. तो वो जब ये बताए और मैं मेरे खरा से बार बार पूछता रहा. नाउ मेरे पास सोनी का ट्रांजिस्टर था छोटा सा जी मेड इन जापान, और BBC सिलोन वो पकड़ा आता था उसके ऊपर. और जब भी हमको टाइम मिलता था मैं खोल करके सुनता था कि व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश एंड व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री. ये मैं सुन लिया करता था. जब भी हमको टाइम मिले कंबल से अपने को ढक लेता था सुन करके, और अपने बैटरी कमांडर को बताता था. मार्क टेली, he was the correspondent of BBC Ceylon. So I was up to date. I was very up to date because of that transistor. दूसरी बात ये थी कि we have to accept it कि जो पाकिस्तान का इंटेलिजेंस नेटवर्क था वो हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क से बहुत अच्छा था. हर एक चीज उनको मालूम था. हम लोग क्या क्या कर रहे थे सब कुछ. उनका जो जनरल जजुआ था 23 डिव का GOC अगेंस्ट अस, सब कुछ उसको मालूम था.
उनका ओरिजिनल प्लान था कि हम लोग 4 दिसंबर को अटैक करेंगे, और वो देख रहे थे कि हम लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी क्या, भगदड़ मची हुई थी। माइन फील्ड को इधर फेंक दो, उधर फेंक दो, कोई किसी पैटर्न में माइन फील्ड को ले नहीं किया गया था, क्योंकि टाइम नहीं था जी। माइन फील्ड को प्लान करने का, माइन फील्ड को ले करने का टाइम नहीं था। वो तो तैयार, हमको तैयार होना है। एंड वहाँ उनका जो जियो था, जियो से जो पाकिस्तान का था, उसको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही थी। तारीख को अटैक करने, 3 तारीख को अटैक हो गया। यू आर सरप्राइज। और 3 तारीख को जब अटैक हुआ तो उस दिन शाम को मेरा घर के आसपास गए थे अपने ओ ग्रुप का फॉरवर्ड डिवेट क्वार्टर में जी। में ये ले रहे थे। उनको जब न्यूज़ मिला कि पाकिस्तान ने अटैक कर के ऊपर साढ़े, और हमको तुरंत बीबीसी ने न्यूज़ ब्रेकआउट कर दिया कि पाकिस्तान हैज अटैक्ड इंडिया, एयरफील्ड्स, ये एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक हो गया। मैंने अपने बैटरी कमांडर को बताया कि ऐसी सी बात हो गई, अभी इधर होने वाला है, आर्टिलरी फायर शुरू होने वाला है। बैटरी कमांडर ने विश्वास ही नहीं किया, बोलता यार शर्मा तो क्या बात कर रहा है, हो ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान ऐसी गलती करेगा। और अगर आप लोगों को याद है तो मेरे को बहुत क्लियरली याद है कि याहिया खां, उस जो पाकिस्तान आर्मी का चीफ था जी। वो बांग्लादेश में गया हुआ था, द एस्ट्रॉयल ईस्ट पाकिस्तान, और उसने बोला था कि 10 दिन के अंदर अगर बांग्लादेश का ईस्ट पाकिस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, आई विल बी इन द बैटल फील्ड। और 3 दिसंबर जो वाज द लास्ट डेट ऑफ दैट 10 डेज अल्टीमेटम। और मैं अपने ऑपरेटर्स को और सब बैटरी को बोला कि देखो तैयार रहना है, याहिया खान ने बोला है हो सकता है कि आज लड़ाई शुरू हो जाए, आज ही 10 दिन कंप्लीट हो रहा है। सबको बोलता है अरे साहब पाकिस्तान की क्या ही मजाल है, इंडिया के ऊपर अटैक करेगा, इतना वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसके पास हिम्मत मत नहीं है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं होगी। बोला कि एनीवे यू विल बी रेडी। आई कुडंट केयरलेस whether he attacks or he doesn't attack, but you should be ready. आप अपनी तरफ से तैयार रहो। अपनी तरफ से बिल्कुल कि द बैटरी शुड बी रेडी टू इंगेज द एनिमी। बोलते ठीक है साहब, सब कोई अपने अपने मोर्चे में, मतलब रेडी टू फायर। जब एयर अटैक हुआ उसके बाद उनका आर्टिलरी अटैक, और आर्टिलरी अटैक जब हुआ और गोलों की आवाज़ यहाँ तक सुनाई पड़ती थी अखनूर तक, तो वो लगता था आवाज़ थोड़ी कम आ रही थी। तो खारा हमने बताया कि सर आर्टिलरी फायर इज स्टार्टेड, और मार्क टली ने रिपोर्ट कर दिया कि छम में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। फिर भी विश्वास नहीं कर रहे थे लोग जो पीछे साइड में थे जी। लाइक 68 ब्रिगेड वॉज अलाउंड विद अस, ये बकरवाल ब्रिगेड भी उसको बोलते हैं, वो 10 डिवीजन था। बोलते हैं कि नहीं नहीं ये नहीं है। फिर मेजर खारा, लेट मेजर खारा ने हमको बोला कि शर्मा तुम अपना जीप उठाओ और गो टू रखमती, रखमती रास्ते में पड़ता है छम के, और पता करो देखो कि वहाँ पर कंडीशन क्या है। और हमारे दिमाग में तो कोई शक नहीं था। मैं जब गया अखनूर क्रॉस किया तो देखा कि सिविलियंस सारे रोड के दोनों तरफ जो कुछ भी अपना घर का सामान उठा सकते थे उठा के अपने सर के ऊपर वो पलायन कर रहे हैं, बैल सब पलायन कर रहे हैं रोड के दोनों तरफ। और दे वर कमिंग टू अखनूर। अखनूर क्या, रवि के किनारे टिके हुए थे। सर्दी का दिन था, ठिठुरती हुई सर्दी, सब बेचारे कांप रहे थे, किसी के शरीर पर ठीक से कपड़ा भी नहीं था, मतलब देयर कंडीशन वॉज वेरी बैड। बहुत दया आ रही थी कि पाकिस्तान से बदला जरूर लेना है। जब मैं रखमती पहुंचा तब वहां पर हमको रोक दिया सीएमपी वालों ने, बोला कि साहब आगे अब नहीं जा सकते हैं, लड़ाई शुरू हो गई। और आवाज़ आर्टिलरी शेलिंग की तेज होने लगी थी क्योंकि मैं नज़दीक जा रहा था बैटल फील्ड के। मैं लौट के आया और मेजर खारा को, देन मेजर खारा, मैं उनको रिपोर्ट किया कि सर वार इज स्टार्टेड।
and we should be ready to move any time order may be coming. और हमारी बैटरी को सीआरटी ने अपने ऑर्डर पर मूव करने के लिए ऑर्डर दे रखा था. It was reserve battery of the RT Brigade Commander, that the battery, Don Congo battery, will move under my orders. अब हमारी बैटरी को ऑर्डर मिल नहीं रहा है. जो बात मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ जी, कि जो 2 दिसंबर को जो इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया मेजर गुरुदेव ने एमुनेशन के लिए, और 3 को हमने भेजा, और 3 को इंफॉर्मेशन आ गई कि उन्होंने वहां से आगे नहीं जाने दिया कि हमारे तीनों व्हीकल्स को. उसके ऊपर अगर एक्शन ले लिया गया होता जी, तो छम की स्टोरी ही अलग होती. उनकी जो पूरी बटालियन थी वो सुखताव नाला में अपने को छुपा कर रखी हुई थी, और सुखताव के नाला के अपोजिट हमारी आरटी की एक रेजिमेंट थी जो कि डिप्लॉयड थी अक्रॉस मनोवर तवी रिवर. और उसी 3 की रात को उन्होंने उस गन एरिया के ऊपर अटैक किया. और वो जो अटैक करने वाली बटालियन थी, जब उनका CO2 ऐसे पकड़े गए थे तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो 115 आज़ाद कश्मीर आज़ाद पाकिस्तान कश्मीर बटालियन POK, AOK और POK सब वही थी. एक्चुअली उनका एम ये नहीं था कि गन एरिया को डिप्लॉय अटैक करना. उनका एम था डिवोट क्वार्टर को पीछे से काटना. जो अखनूर नौशेरा रोड है उसको काटना, उसको ब्लॉक करना, जिससे कि पूरा सप्लाई चेन ही आपका खत्म हो जाए और पूरा टेंडू उनके इंसर्कलमेंट में आ जाए. क्योंकि एक बार जब अखनूर पर आप काट दोगे रास्ता तो कहाँ से सप्लाई चेन मेंटेन होगी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आप मेंटेन नहीं कर सकते हो. लेकिन रास्ते में उनको ये गन एरिया मिल गया, वेरी लुक्रेटिव टारगेट, और उन्होंने उस गन एरिया के ऊपर अटैक कर दिया. तो जब गन एरिया में अटैक हुआ तो गन एरिया जो रेजिमेंट थी, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ जी फॉर सिक्योरिटी रीजन, वो 2 बैटरी आगे डिप्लॉयड थी और 1 बैटरी डेप्थ में डिप्लॉयड थी. 2 बैटरी के गन को उन्होंने आउट ऑफ एक्शन कर दिया. उनके कुछ बैरल वगैरह को नहीं कुछ कर पाए थे, क्योंकि उसके लिए वो तैयार होके आए नहीं थे जी, वो तो किसी और काम के लिए आए थे. लेकिन जितना वो डैमेज कर सकते थे उन्होंने किया. और जो 12 गन्स, हाँ 12 गन्स वे प्लेस टेम्परली आउट ऑफ एक्शन. आउट ऑफ एक्शन फायर नहीं कर सकते थे. जो पीछे वाला GPO था, ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग गाई, दो जूनियर ऑफिसर, बट ही वॉज ए स्ट्रॉन्ग गाई. ही टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन. उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और ऑर्डर दिया डायरेक्ट शूटिंग, डायरेक्ट फायर, कि पाकिस्तानियों के ऊपर डायरेक्ट ओपन डायल साइट, जैसे राइफल को शूट करते हैं उस तरह से गन से शूट करो. और 130 मिलीमीटर गन थी, बहुत लंबा बैरल होता है. और जब उसने डायरेक्ट शेलिंग शुरू किया तब ये पाकिस्तानियों की हालत ख़राब हुई. जिसको लगता था जो झुंड उठता था सीधे लाहौर पहुंच जाते थे. जी, हम हिली एरिया एज वेल एज द प्लेन एरिया. जी, और लड़ाई 3 तारीख को, 3 और 4 की रात को बहुत भीषण लड़ाई हुई थी. एक रात में 5 असम, जो कि लेफ्ट मोस्ट यूनिट थी, 5 ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स, दे वर किल्ड. गन्ना का खेत था, जवान गन्ने के खेत में, क्योंकि जो उनके आर्मर से उन्होंने अटैक किया. और हिली एरिया में इन्फेंट्री अटैक हुआ. हिल एरिया में हम लोग फेवरेबल सिचुएशन में थे, और वहाँ पर वो पिकेट 707 और पिकेट ललियाली को लेना चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिलरी फायर दे कुड नॉट डू इट. आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारी रेजिमेंट की रोमियो बैटरी जो 8 जेंट के मिलिशिया बटालियन थी उसके सपोर्ट में थी, फायर सपोर्ट में, और पिकेट 707 के ऊपर अटैक आ रहे थे. एक रात में 1545 राउंड्स फायर किए गए. एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यू कैन से रिसेंट वॉरफेयर किसी भी एक बैटरी ने इतना एमुनेशन फायर किया हो.
जो बैरल थे ना जी। वो लाल हो जाते थे। और हमारे जवान क्या करते थे कि बगल में इखनी नाला था जो कि दरिया मनोवर तवी में ज्वाइन करता है, वो गनी बैग्स को गीला करते थे, बैरल को ठंडा करते थे लपेट करके, और फिर फायर करते थे। और सिचुएशन एक उनका मेयर जो अटैक को लीड कर रहा था, ही गॉट पाकिस्तान अवार्ड। बहुत 2-3 बार उसने बड़े भयंकर अटैक किए थे, लेकिन बड़ी कैजुअलिटी हुई। चांदनी रात थी तब, जब और सुबह जब हुआ 4 बजे के बाद उनका अटैक जो है पीटर ऑफ होने लगा। 3 बार उन्होंने, लगभग 3 बार काउंटर अटैक किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, कैजुअलिटी बहुत हो गई। तब भागना शुरू किए। जब भागना शुरू किए तब कैजुअलिटी और होने लगी। फिर पिकेट 707 के आगे अगर आप जाएं तो ललियाली आती है जी। और ललियाली के बाद एक नाला आता है, और नाला के उस पर धौलागर धुआं रेंजे जाता है, थिकली फॉरेस्टेड हिल, बहुत बहुत घना है। उसमें दिन में भी कोई छुप जाए तो आपको पता नहीं चलेगा, और वो पाकिस्तान के हाथ में है। जी। तो वहां से उन्होंने कोशिश किया कि यहाँ से वहां पर सुंदरबनी में है। जब हम लोगों को 4 तारीख तक ऑर्डर हमारी बैटरी को नहीं मिला, तब मेजर खारा, लेट मेजर खारा, he became impatient। बोलता है कि शर्मा नथिंग डूइंग, आई एम गोइंग टू FDC, फायर डायरेक्शन सेंटर। और रात को, लुक एट दिस ऑफिसर, सच ए ब्रेव ऑफिसर, रात को 10 बजे लड़ाई चल रही है, अकेले अपने ड्राइवर को लेकर के, ऑपरेटर को, TO को लेकर के, ही वेंट टू FDC। और FDC पलनवाला में था, रखमुती के आगे पलनवाला है, वहां पर ये था। बोलता है कि आई एम गोइंग टू FDC एंड यू कीप द बैटरी रेडी, व्हेन आई रिटर्न वी विल मूव, आई विल गेट सम ऑर्डर फॉर माई बैटरी। यानी वो ऑर्डर लेने के लिए वहां ऑर्डर लेने के लिए गए। हालत ये थी कि जब अटैक हुआ था 3 तारीख को, तो FDC वाज ऑन मूव। सब कोई, मतलब तो पहले कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी वो ग्रुप की, GOC का, और वहां से ऑर्डर मिला कि यू गो बैक टू योर रिस्पेक्टिव बटालियन एंड रेजिमेंट्स। तो वो मूव के ऊपर थी, किसी का कुछ अता पता ही नहीं। लेकिन 4 तारीख को जब गए तो मेजर खारा, लेट ब्रिगेडियर गुरचरण सिंह खारा, ही रीच देयर अराउंड, रास्ते में कई जगह रोका गया कि साहब मत जाइए, बोलता है नो आई विल गो। और जब वहां पर FDC में पहुंचे तो FDC में केवल सेंट्री था, बाकी कोई नहीं था। सब कोई बड़े रेजिमेंट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने में, उनका लोकेशन बताने में लगे हुए थे स्टाफ का। CRT ने एक पेपर के ऊपर कुछ स्क्रिबल किया था, और उस वो लिखा कि ये था कि 1-to-1 Congo बैटरी टू मूव टू 3rd क्रॉसिंग बाई 5th एंड बी इन लोकेशन रेडी टू फायर इन सपोर्ट ऑफ 10 गढ़वाल। ये ऑर्डर था। और वो ऑर्डर लेकर के, वो का पीस ऑफ पेपर लेकर के मेजर खारा, ही केम टू द बैटरी लोकेशन। और मैं बैटरी को तैयार करके रखा हुआ था मूव करने के लिए। जवान गाड़ी में ही थे, आराम कर रहे थे। जैसे ही मेजर खारा आए, बोलता कि शर्मा बाई 4:30 विल मूव फ्रॉम हियर। अच्छे, लाइट्स ऑन नहीं कर सकते आप, और हम लोगों को कम्बैट एयर पेट्रोल मिला हुआ था टिल नेक्स्ट मॉर्निंग टू कवर और मूव फ्रॉम अखनूर टू 3rd क्रॉसिंग। हम लोग जब रकमुती क्रॉस किए, थोड़ा सा उसके आगे गए, तो दिन निकल आया, सूरज भगवान निकल आए, और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट आने लगे। और उस टाइम पर जो हमारे पास कम्बैट एयर पेट्रोल था, उनके बीच में डॉग फाइट ऊपर चल रहा है, और नीचे मूव कर रही है व्हीकल्स, और हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर लड़ाई, थिक एयर बैटल इज गोइंग ऑन। एक जगह ऐसा हुआ जी। कि पाकिस्तानियों का, हम लोगों की पहचान एयरक्राफ्ट की ये थी कि ये पाकिस्तानी है, कि हमारा इंडियन है। पाकिस्तानी जो एयरक्राफ्ट थे वो काफ़ी ऊंचा फ्लाई करते थे, और हमारे जो एयरक्राफ्ट थे ट्री टॉप के ऊपर चलते थे, बिल्कुल पेड़ों को छूते हुए।
तो हम लोग एक कैनाल है था, जी। उस कैनाल का जो एम्बैंकमेंट है वो इट इज़ यूज्ड एज ए रोड। तो उसी रोड पर हमारी कॉन्वॉय जा रही थी। वो 3 एयरक्राफ्ट आए फ्लाइंग वेरी लो, और लगा कि अब तो एयर अटैक हम लोगों के ऊपर हो गया। डर पहले से भी था कि दिन अब तो निकल आया है। और डॉग फाइट या एयर अटैक मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में होता है। और सारे के सारे हमारे जवान जो थे, आइसी कोल्ड वाटर कैनाल का, दिसंबर का महीना, दरिया का पानी, कूद पड़े। इनसाइड द वाटर। और तब वो चले गए। फिर हम लोगों ने पहचाना, बोला क्या ये तो सुखाई 7 थे, ये तो अपने ही थे। अपने ही थे, इंटरडिक्शन करके पाकिस्तान से लौट रहे थे। और इनके पीछे लगा हुआ था सेबर, लेकिन आगे निकल गए। फिर आए। फिर हम लोग 3rd क्रॉसिंग में पहुंचे टेनगढ़ वॉल के पास। टेनगढ़ वॉल, वहाँ पर शुगर केन के फील्ड थे, और वहाँ पर उन्होंने अपने को खूब ठीक से ऐसे छुपा के रखा हुआ था कि हम लोग उनके एरिया में पहुंच गए और उन लोगों को पता भी नहीं चला। तो एक सेंट्री दिखाई पड़ा, ऑब्जर्वेशन पोस्ट उन्होंने बना के रखा था, वो दिखाई पड़ा। हम लोग बोला कि भाई सीओ साहब कहाँ हैं? बोलता है साहब आप कौन है? दुनिया भर के इंक्वायरी करके बताया गया। गए, सीओ ने बातचीत हुई। बोलता है कि लुक, वी आर क्वाइट कंफर्टेबल, डोंट डिस्टर्ब द पीस ऑफ दिस प्लेस, डोंट डिस्टर्ब द पीस, बट वी आर गिवन ऑर्डर्स टू डिप्लॉय देयर। और डेरिया, उस जगह का नाम है डेरिया, गांव का नाम है डेरिया। वहाँ पर हमने अपने मोटर्स को डिप्लॉय किए और वी गॉट रेडी टू फायर ऑन पाकिस्तानी पोस्ट। मेजर खारा ने ऑर्डर दे दिया था, हम ओपी अफसर थे, मेजर कैप्टन चौहान थे। माप्ता वाला टावर उनका है, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बहुत बहुत ऊंचा टावर है। वहां से वो पलन वाला तक देख सकता था कि हर एक मोमेंट को। उसने हम लोगों को देख लिया। जब देख लिया तो रेंजिंग शुरू हो गई उसकी, हम लोगों के ऊपर फायर लाने के लिए। हम लोग समझ गए कि ओपी ऑफिसर इज स्टार्टेड रेंजिंग। और हमारा जो वैगन लाइन एरिया था, जो कि गन एरिया के पीछे होता है, सर गन एरिया के 500 मीटर पीछे होता है, वहाँ पर सब पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स देखे, जो गन हंटिंग पार्टीज होती हैं, वो आ गए। मेजर खारा बोलता है शर्मा रश देयर एंड गेट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। तो वो 3 पाकिस्तानी थे, हम लोग उनके ऊपर चार्ज किए, वो साले भाग खड़े हुए। उनको लखे पीछा भी हम लोगों ने किया, वो भाग खड़े हुए। इसके बीच में मैं जब जा रहा था तो अभी काफ़ी टाइम दिन निकला जा हुआ था, और जो टेनगढ़वाल के सीओ साहब थे वो बोलने लगे कि भाई ये तो अब आप लोग अच्छा आ गए, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं चल रहा था, और पाकिस्तान का फायरिंग भी शुरू हो गया, यही फायदा हुआ आप लोगों का आने से। हम लोग अजीबोगरीब बात थी। मेजर खारा कुछ और प्लान बना रहे हैं। इसी बीच में सीआरटी अपने आईओ के साथ आ रहे थे, और मैं जो कैनाल है उसके लेफ्ट साइड में था हमारी गाड़ी, और वो उधर से आ रहे थे तो राइट साइड में थे। उन्होंने हमको देखा, गाड़ी को हॉल्ट करने का सिग्नल दिया, मैं रुका गाड़ी को। फिर देखा, ही शाउटेड एमपी, आई कुड रिकॉग्नाइज हिम, आई रैन। बोलता है कि लुक वेयर इज मेजर खारा? आई सेड कि सर ही अबाउट a kilometer away from here. बोलता give this order to him on my behalf, battery to pull out from here as soon as possible and go to Kappagala OP, Kappagala in support of 5 Rajput. They are without artillery support. मैं जा करके दौड़ करके मेजर खारा के पास गया। फायरिंग आर्टिलरी शेलिंग हो रही है, उस बीच में जाकर मेजर खारा को बताया कि सर दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम सीआरटी। तुरंत हम लोगों ने बैटरी को क्लोज किया, और उन्होंने हमको बोला कि मेजर शर्मा, कैप्टन शर्मा, मैं आई विल बी एट द हेड ऑफ द कॉलम एंड यू विल बी एट द टेल एंड, और बैटरी को लेकर के आ जाओ वहाँ पर अखनूर में। अखनूर में जब आप जाते हैं अखनूर से आगे, तो एक रोड सीधे चली जाती है नौशेरा को, और एक रोड ब्रांच ऑफ होती है रखमुती के लिए, पलनवाला के लिए और जोरिया के लिए। तो वहाँ पर एक पीएनटी वालों का वो लेटर बॉक्स था रेड कलर का, हमको अच्छी तरह याद है। तो जब मैं हमारा टेल एंड क्लोज हुआ
उस टाइम पर रात के 8:30 बज रहे थे, 8:30 बज रहे थे। हमारे पास एक इनलैंड जो फ्री उस टाइम पर मिलता था वो था। दैट डे सिचुएशन वाज वेरी सीरियस। आई सेड कि समथिंग कैन हैपन, तो लेट मी राइट द लास्ट लेटर इन माय हैंड टू माय पेरेंट्स, टू माय फैमिली। और मैं वहीं पर 2-4 लाइन जो लिख सकता था मैं लिखा और ड्रॉप कर दिया। और मेजर तो साहब, वहां पर आपको ऐसा लगा कि शायद अब मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा? नहीं, ऐसा हमको डर नहीं था बिल्कुल। जी। अब मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला कि नहीं, हमको डर नहीं था। क्योंकि देखिए हमारे फादर ब्रिटिश आर्मी में थे और ग्रेट वर्ल्ड वॉर 1 एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों लड़ चुके थे। और उनकी एक ख्वाहिश थी कि हमारा लड़का इंडियन आर्मी में कोई अफसर बने। इट वॉज हिज डिजायर। जी। और विश्वास कोई नहीं करेगा, मैं पाकिस्तान के साथ लड़ना चाहता था कि पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई हो और मैं उसमें भाग लूं। ये हमारी एक तमन्ना थी, तो हमको डर नहीं था। और मैं अपने जवानों को बोलता कि मैं बोला कि देखो अब ये टाइम हो आ गया है देश के लिए कुछ करने का। अब आपको अपने बारे में और परिवार के बारे में नहीं सोचना है था। जी। और करे तो क्या करे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी कि उसी टाइम पर एक अच्छी न्यूज़ आई कि जो उनका GOC था एयर क्रैश में मारा गया। जजुआ, वेरी ब्रेव जनरल जजुआ एंड वेरी इंटेलिजेंट, वो उसकी कैजुअलिटी हुई। और उन जो पाकिस्तान का ऑनस्लॉट था, उसका जो मोमेंटम था वो टूट गया। और दूसरा जो GOC जो आया तो ही टुक 48 आवर्स टू रीड द सिचुएशन एंड डिसाइड व्हाट टू डू। और ये 48 आवर्स इंडियन आर्मी के लिए बूंद साबित हुए। तो ये अपने वाले उस बीच में ऑर्गेनाइज हो गए। हाँ, उनको 48 आवर्स मिल गया अपने को रिऑर्ग करने का। और उस टाइम पर जनरल सरताज सिंह वाज कोर कमांडर देयर, सब कोई दे वर ऑल इन द बैटलफील्ड। और फिर काउंटर अटैक इनके ऊपर लॉन्च हुआ कि इधर से इनको भगाया जाए, जो मनवर्ती को क्रॉस करके अपने एरिया में आ गए हैं। क्षमा तो ले लिए थे जी, 4 तारीख को ही ले लिए थे। उस दिन इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी, इतनी भयंकर लड़ाई हुई थी कि रात के 12 बजे 1 बजे तक ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि बैटल किसके फेवर में जाएगी। और दोनों साइड की फोर्सेस ने इतना बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और इतनी कैजुअलिटी हुई थी कि दरिया मनोवर तवी का पानी खून से लाल हो गया। इतनी कैजुअलिटी हुई थी, हेवी कैजुअलिटी। जब पाकिस्तानी भागने लगे बैटलफील्ड हम लोगों के फेवर में आने लगे 12 बजे के बाद आ गई, आगे उनके ऑब्स्टेकल पड़ गया पीछे साइड में मनोवर तवी, तो स्पीड स्लो डाउन हो गई और आगे से हम लोगों के फोर्सेस के फायर, उसमें उनकी कैजुअलिटी बहुत थी एंड देयर बैकबोन वाज ब्रोकन। लेकिन टिल 7th ये वो लोग उनके फेवर में थे। उसके बाद से क्या हुआ, उनका अपर हैंड था। उसके काउंटर अटैक के बाद हम लोगों का अपर हैंड हो गया। और उसके बाद से ये जो ललियाली और .707 वो बहुत उन्होंने कोशिश किया कि वी शुड ब्रेक थ्रू दिस 2 पिकेट्स, इनको कब्जे में कर लिया जाए। लेकिन बिकॉज ऑफ आर्टिलरी फायर, मैसिव आर्टिलरी फायर, वो कुछ नहीं कर पाए। नहीं तो उनको अगर वो कामयाब हो गए होते तो फिर हम लोग को पकड़े गए होते कि पूरा हमारी कैजुअलिटी ज़्यादा हो जाती, कैजुअलिटी होती है, डिबेट क्वार्टर पूरा इंसर्कल कर लिए होते, वो भी नहीं होने दिया गया। अब उसके बाद से 8 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद देयर वाज अ लल इन द बैटलफील्ड। 16 दिसंबर को हमको अच्छी तरह से याद है कि मिसेज इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया सीज फायर टू बी इफेक्टिव फ्रॉम 2000 आवर्स 17 दिसंबर। हमारे रेजिमेंट को 86 लाइट रेजिमेंट टोट को 2 बैटल ऑनर्स मिले, ललियाली एंड .707। तो सर आज की जो लीडरशिप है और उस समय की लीडरशिप है, इन दोनों में आप कितना डिफरेंस देखते हैं? There is no comparison. There is no comparison. आज की डेट में आप देखते हैं किस तरीके की पुलिस द्वारा एट्रोसिटी हो रही है,
ये अपने नहीं, there is- पटियाला का केस भी आपने सुना मैंने होगा। सुना, सब कुछ सुना था। दिल्ली वाला भी सुना होगा आपने, ब्रिगेडियर साहब के साथ, सर्विंग ब्रिगेडियर उसके बच्चों इन के साथ। शॉर्ट आई एम टेलिंग यू देयर इज नो कंपैरिजन। और उसका वजह आपको बता दूं मैं, 1962 से पहले इंडियन आर्मी वाज ए सेरेमोनियल आर्मी। जी, You became professional army after 1962 when you suffered reverses against China. You became professional. तो उस टाइम पर जो अफसर आते थे अफसर कोर में, आर्मी में, वो सब फ्यूडल फैमिली के थे। उनके लिए जो पेंशन या पे कोई माने नहीं रखता था। जैसे महाराजा भवानी सिंह जी, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट सगत सिंह, एक घर के बहुत रिच लोग थे। वो जमींदारी सिस्टम था, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो तो शान की नौकरी के लिए इसमें आते थे, और फिर जो वो चाहते थे वो करते थे, चाहे प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर कुछ भी हो। मैं आपको खुद बताता हूँ कि जब हम LRP में जाते थे, जब मैं 104 ब्रिगेड में था 1902 में, मैंने खुद फायर, वो जब वो फायर करते थे स्मॉल आर्म्स का, तो इंडिया की तरफ से आर्टिलरी फायर जाता था, और इंडियन आर्टिलरी से वो इतना डरते थे कि जैसे ही इंडियन आर्टिलरी ने मुंह खोला, जी, तोपों ने गरजना शुरू किया, व्हाइट फ्लैग उनके ऊपर हो जाते थे, इतना डरते थे। और उस टाइम पर भी ऑर्डर था कि यू विल नॉट फायर आर्टिलरी विदाउट द परमिशन फ्रॉम दिल्ली, बट आवर सीनियर ऑफिसर्स दे डिडंट बॉदर, बोलता कि नो, orders are no orders, you will do what we think is the best for this in the situation. तो पहला डिफरेंस तो वो था। आजकल क्या है, आज उनको वो भी लालच नहीं था कि हम लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे या जनरल, नो नो, शान की नौकरी होना चाहिए। सगत सिंह था में नथुला के ऊपर ऑर्डर था कि आर्टिलरी फायर विल नॉट ओपन विदाउट द परमिशन फ्रॉम दिल्ली। When our troops started suffering casualties, he opened artillery fire. And for that he was sacked. Couldn't care less, I was sacked. He was, what sacking means? He was transferred from there to some other brigade. But he did not bother for the orders from Delhi. He was the commander on the spot, and what he thought was right, he did. तो साथियों, अभी आपने सुना अपने आरटी के सीनियर अधिकारी जिन्होंने 1971 के युद्ध की जो कहानियां आज बताई, वो बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियां थी जो आज तक आपको पता नहीं थी। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इतना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और आप लखनऊ से चलकर यहाँ तक आए, ये इस एज में, और आपने वो कहानियां शेयर की, उस तरह की चीज़ें बताई जो सुनने के बाद मेरे ख्याल से जो हमारे आज के कमांडर हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सदैव आपका आभारी रहेंगे। मैं भी साहब आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया कि जो हमारे दिल के अंदर बात थी उसको मैंने कह दिया है।